नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, हम पहले वीडियो में हमने बात की थी आइए मोदी जी को गालियां देते हैं, और मैंने उसका पार्ट फर्स्ट बनाया था और ये पार्ट सेकंड है। और मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इसीलिए बनाया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा। तो जहाँ से हमने बात छोड़ी थी हम वहीं से फिर शुरू करते हैं। तो बात ये थी कि हम मोदी जी को गालियाँ देनी है, और मोदी जी को गालियाँ क्यों देनी है ये आपको बहुत सारे कारण मैंने बताए। अब उससे आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि बाज़ार में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, इसमें पकड़े कौन लोग जाते हैं? तथाकथित इन्हीं दलों के नेता, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फलाने इन्हीं लोगों के नेता और इन्हीं के चमचे चाटुकार पकड़े जाते हैं। लेकिन गालियाँ देनी है मोदी जी को। दूसरी बात, तीसरी लहर की बात ये लोग कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, कोरोना की तीसरी लहर आएगी। मतलब एक भ्रम, जैसे पहले इन्होंने एक बवंडर पहले से फैलाया, अभी फिर एक और बवंडर फैलाने के चक्कर में है। अब ये तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए खतरनाक है। ये पहले से भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए खतरनाक है। कभी इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तीसरी लहर आएगी और इन गद्दारों को खाएगी? ये तीसरी लहर आएगी और इन बिचौलियों को खाएगी। ये तीसरी लहर आएगी और इन डकैतों को, ये जो लूट मार कर रहे हैं, ये कालाबाजारी कर रहे हैं, इन लोगों को खतरा है। कभी इनके लिए क्यों नहीं बात करते? ये इनको पहले से पता है कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि तीसरी लहर का एक पहले से हवा बना देना है और बच्चों को इन्होंने टारगेट कर लिया है। इन नेताओं को क्यों नहीं आएगी जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? इन लुटेरों को क्यों नहीं आएगी तीसरी लहर कि जो ये गद्दारी कर रहे हैं? तो तीसरी लहर बच्चों के लिए आएगी, तीसरी लहर ईमानदारों के लिए क्यों आएगी, तीसरी लहर बेईमानों के लिए क्यों नहीं आएगी? तो ये बड़े विचार करने की चीज़ है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और आप लोग धीरे धीरे ये षड्यंत्र समझ भी रहे हैं और आपके सामने भी आ रहे हैं। अब अगली बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। आप देखिए, रक्षा क्षेत्र की बात अगर हम करें तो 2004 से और 2014 तक जो सरकारें रहीं कांग्रेस वाली, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि सेना ने कई बार, हमारी थल सेना ने, वायुसेना ने, नेवी ने हथियारों की डिमांड की भारत सरकार से। रक्षा मंत्री जी से कहा कि भाई हमारे पास हथियारों की, गोला बारूद की कमी है, इसलिए हमें हथियार मुहैया कराए जाएं, गोला बारूद मुहैया कराया जाए। तो आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी के रक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि हमारा खजाना खाली है और हम अभी आपके लिए कोई गोला बारूद या किसी भी तरह के किसी भी हथियार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, 2014 बीतने के बाद में कहाँ से खजाने में पैसा आ गया? और वो आपके सामने है, रक्षा क्षेत्र पे कितना काम हुआ है। दुनिया भर के जेट फाइटर, विमान, अपाचे, हेलीकॉप्टर, तोप, गोला बारूद और आपकी जैकेट, कितना सारा एमिनेशन, यानी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने बड़े कदम मोदी जी ने उठाए हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है, हमारे देश में बनने वाली बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे तोप, टैंक निर्यात भी किए गए हैं। अब आप ये बताइए, ये पैसा कहाँ से आया? कारण क्या था कि ये पैसा डकार जाते थे, इसलिए इनके पास सेना के लिए पैसा नहीं था, हमारे रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पैसा नहीं था, पैसा इनकी जेबों में जा रहा था। और वही पैसा जो है अब जेब में जाना बंद हो गया है, डकैतों की जेब में जाना बंद हो गया है, तो अब वो रक्षा क्षेत्र में काम आ रहा है। पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा कि कितने प्रधानमंत्री आए हैं और कितने गए हैं, और ये बताने की बात नहीं है, आपकी जानकारी में है, इसलिए मैं आपको मुख्य मुद्दे पे लेकर चलता हूँ। आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट, हर दिन नई नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, नए नए पुल, लिंक एक्सप्रेस, कौशल योजना, छात्रों को स्कॉलरशिप, और ऐसे ना जाने जनधन योजना, इस तरह के खाते, गरीबों को मुफ्त राशन देना, कितनी सारी चीज़ें की हैं। और करोड़ों लोगों को, ये आपको पता है कि कम से कम भारत के 50 से 80 करोड़ लोगों तक ये सुविधाएं पहुंची हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी आबादी को, जैसे बिजली की योजना है, गैस सिलेंडर की योजना है, उज्ज्वला की, मतलब स्टार्टअप योजना है, बहुत सारी योजना। आप, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पूरा बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करूँगा इस पर। तो आप ये देखिए कि क्या कोई प्रधानमंत्री अब से पहले ये चीज़ें नहीं सोच सकता था? कितना सोचा है इस व्यक्ति ने, इस मोदी जी ने, इस भारत के लिए। लेकिन हमने क्या करना है? हमने सिर्फ मोदी जी को गालियाँ देनी है। कितने IIM, IIT तो के दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के विद्यालय इन्होंने खुलवाए हैं, कितने संस्थान इन्होंने खुलवाए हैं। कभी आपने इस बात पर चर्चा की? या कभी ये जो भांड मीडिया और ये विदेशी चमचे जो बिक रहे हैं,
इन्होंने कभी इस बात पर चर्चा की कि हम तरक्की के किस रास्ते पर जा रहे हैं और क्या मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, कितने एम्स खुलवाए हैं, कभी इस पर चर्चा करते हैं लोग? नहीं। हाँ, ये चर्चा करते हैं किस चीज़ पे? जहाँ मोदी जी की टांग खींचनी होती है, मोदी जी को गालियाँ देनी होती हैं। अगली बात पे हम आते हैं। अब आप केजरीवाल जी को देखिए, इसी समय में केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि हमारे इसमें दिल्ली प्रदेश में 100 से करीब डॉक्टर मारे गए इसमें, या ये जो कार्यकर्ता जो भी थे अपने कोरोना काल में लगे हुए हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि इस कोरोना काल में लगे हुए जो 100 डॉक्टर मारे गए, कितने लोगों के घर इन्होंने सहायता पहुंचाई है? सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को या एक धर्म विशेष के एक डॉक्टर के पास ही बच्चे थे जिसके घर इन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचा दी। क्या बाकी जो डॉक्टर गए हैं इस दुनिया को छोड़ के, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं हैं? क्यों नहीं इन्होंने उनको सहायता पहुंचाई? वैसे तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अगर बात मोदी जी की आ जाए तो सबसे पहले टांग खींचने में सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन क्या कोई पूछने वाला है? ये लुटियंस मीडिया, ये भड़वे, ये गद्दार गैंग वाले क्या कभी ये पूछेंगे केजरीवाल जी से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? एक आदमी को सहायता दी और 90 को छोड़ दिया, 99 को छोड़ दिया। और यही केजरीवाल जो छाती पीट पीट के ऑक्सीजन की कमी का ढोल पीट रहा था, बता रहा था कि भाई ऑक्सीजन नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है, इसी मुख्यमंत्री ने, आपको पता है कि दिल्ली में जो चलने वाले ऑक्सीजन के प्लांट थे उनको एनओसी ना दे के बंद करा दिया गया ताकि केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके, मोदी जी को बदनाम किया जा सके। क्या कोई है व्यक्ति जो इस भड़वे से पूछे जाके कि भाई तुमने अपने यहाँ चलने वाले प्लांट बंद क्यों करा दिए? उनको चलाना चाहिए था या उनको उस समय में बंद कराना चाहिए था इमरजेंसी में? लेकिन इन्होंने उन प्लांटों को एनओसी नहीं दी। ये सारी चीज़ें आप नेट पे, गूगल पे, समाचार पत्रों में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं ही कह रहा हूँ आपसे, लेकिन कारण है कि हमने सिर्फ मोदी की टांग खींचनी है, मोदी जी को गालियाँ देनी है, इसलिए हम ये सब करते चले आ रहे हैं। केजरीवाल जी एक बलात्कार के उसको जो है जो बलात्कारी है उसको 10,000 रुपये सिलाई मशीन देते हैं इसलिए कि वो नाबालिग है। नाबालिग है तो उसको बलात्कार का लाइसेंस मिल गया है। इस नेचर के ये लोग हैं, इनकी सोच देखिए कितनी घृणित है, कितनी लज्जाजनक बात है कि एक बलात्कारी को ये पुरस्कृत कर रहे हैं। तो आप इनकी सोच से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी नेचर के लोग हैं। तो ये देश के साथ क्या वफादारी करेंगे और अपने समाज के साथ क्या वफादारी करेंगे? इन्होंने कुछ वर्ग विशेष के लोगों से वफादारी करनी है, उसके लिए इन्हें कितना भी गिरना पड़े ये उससे गुरेज नहीं करते हैं, उतना ही गिर जाएंगे। इन्हें गिरने की चिंता नहीं है क्योंकि इनके पास अपना आत्मसम्मान है ही नहीं। भाई आत्मसम्मान होता तो ये दुनिया भर के चांटे खाते क्या? आपने देखा है कि इनको लोगों ने चांटे मारे हैं। एक मुख्यमंत्री चांटे खाए प्रचार के दौरान, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? लेकिन इनको शर्म, गैरत, हया है ही नहीं। तो फिर ये अपनी भड़ास कहाँ निकालते हैं? मोदी जी पे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊं मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, वो तो एक और नुकसान। अब आप देखिए पिछले 100 वर्षों में ऐसी भयावह त्रासदी नहीं आई है जो मोदी जी के समय में आई है। मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। अटल जी ने कहा था सावरकर जी के बारे में एक बार, वो ही मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। मोदी एक व्यक्ति नहीं है, विचार है। वो विचार ही नहीं चिंगारी है, अंगार नहीं चिंगारी है, वो सीमित नहीं विस्तार है। और अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 100 सालों का जो मैंने अभी जिक्र किया है आपके सामने, ऐसी भयावह त्रासदी हमारे देश में नहीं आई है। ये तो आप शुक्र करें कि इस देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री थे, हमारे पास हैं, और इस सारी भयावह त्रासदी को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बहुत ही संभले हुए विचारों के साथ, संभले हुए व्यक्तित्व के साथ सारी दुनिया से सहायता लेकर और इस त्रासदी को संभाल लिया। नहीं तो पता है क्या होता? आप भूखे मर रहे होते, अकाल की स्थिति होती, आपको संभालने वाला, पानी देने वाला। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, आप जो है कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने संभाला है इस देश को और कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को इस दुविधा से बाहर निकाल के लाए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उस व्यक्ति को, उस महान आत्मा को गालियां देनी है। तो ये भड़वे जो गालियां दे रहे हैं, ये जो वामपंथी लाल झंडे वाले विपक्ष में बैठे हुए दल, और आज भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस देश को गर्त में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप खड़े हो जाइए, वरना ऐसा कोई आने वाला समय आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, जो
आपके दर्द को समझता हो, आपकी पीड़ा के साथ खड़ा हुआ हो, आपको इन पीड़ाओं से बाहर निकालने के लिए रात दिन 24 घंटे प्रयासरत हो। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बिजनेस का घाटा या ये टैक्सेशन, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए। अगर हम और आप नहीं होंगे तो ये बिजनेस, ये घाटा, ये नुकसान, ये टैक्सेशन, इसका क्या करोगे जब हम नहीं होंगे? अरे हम होंगे तो ये घाटा पूरा हो जाएगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आज नहीं तो कल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ही नहीं होंगे तब क्या करेंगे आप लोग? आप सोचिए। या हम लोग क्या करेंगे जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे? और इस दुनिया से भेजने के लिए कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे हैं, ये आपके सामने हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके भी सामने हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक नर्स पकड़ी गई है अलीगढ़ में, निदा खान जो भी है, कि वो खाली सुइयाँ जो है चुभा रही है, वैक्सीन लगा ही नहीं रही है रोगियों को। कारण क्या है कि वैक्सीन न लगेगी तो रोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरेंगे, और वैक्सीन ना लगने के अभाव में जो लोग मरेंगे उसको किसके ऊपर थोपना है? उसको योगी जी के ऊपर थोप देना है, उसको मोदी जी के ऊपर थोप देना है कि देखिए साहब, वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग मर रहे हैं। लेकिन क्या ये भड़वा गैंग, ये जो लुटियंस मीडिया है, ये जो वामपंथी हैं, ये उनसे जाके जो ये भौंक रहे हैं, क्या ये उस पर भौंक सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि उस नर्स ने क्या किया? कितनी हजारों जिंदगियों के साथ वो खेल गई है, कितने लोगों को उसने, अभी पकड़ में तो अब आई है, लेकिन उससे पहले कितने लोगों के साथ उसने ये किया है। कारण है ये भड़वे नहीं बोलेंगे, ये नहीं भौंकेंगे, कारण उसके पीछे इन्हीं का दिमाग लगा हुआ है, इसीलिए इस तरह की लोग ये हरकत कर रहे हैं। अभी एक और ताज़ा मामला सामने आया, आपने देखा होगा, तेलंगाना में एक निजामाबाद जगह है, वहाँ का एक एम्बुलेंस ड्राइवर नसीम 15 से 20 रोगियों का, 25 रोगियों का, पता नहीं, वो तो पता चलने पे अभी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, पता चलेगा, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया अभी तक कि वो 20 लोगों के प्राण ले चुका है ऑक्सीजन बंद करके। अब आप देखिए, ये जो ओवैसी जी वहाँ बैठे हैं, इनको नहीं दिखता ये? अभी कोई अगर बात धार्मिक लेवल की आ जाए तो ये इतना भौंकेगा, ओवैसी इतना भौंकेगा कि इसके भौंकते भौंकते आपके कान फट जाएंगे, लेकिन ये भौंकना बंद नहीं करेगा। क्या इस नसीम खान पे ये ओवैसी भौंकेगा? क्या इस निदा खान पे ये ओवैसी भौंकेगा? नहीं भौंकेगा, क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा रचाए गए षड्यंत्र हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें और ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि हो और ज़्यादा से ज़्यादा बवंडर मचे, ताकि हम मोदी जी को गालियाँ दे सकें। लेकिन अपनी कमियों की तरफ, अपने भांडपने की तरफ इनका कभी कोई ध्यान नहीं जाता है और नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश तोड़ने में लगे हैं। और मित्रों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी भारतवासियों को, देशभक्तों को, क्योंकि गद्दारों से तो बात ही क्या करनी है, ये तो गद्दारी पे तुले हुए हैं। आपके सामने एक ऐसा शेर है जो विश्व पटल पे आपके देश को उसने मजबूती दी है, ऐसा शेर आपके साथ में खड़ा है। ये 5 पांडव हैं जो आपके साथ खड़े हैं, इनके साथ जुड़ा जो दल है, सबके नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ लोग आपको बता रहा हूँ। मोदी है, योगी है, अमित शाह हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और हमारे जो ये सेना के अधिकारी हैं, और इसके अलावा हमारे ये जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, अजीत डोभाल जी, ये पांडव जो हैं ना, ये अपनी सेना के साथ लगे हुए हैं इस देश को बचाने में, इस धर्म को बचाने में। अगर आप सब लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाला समय होगा कि ये कुत्ते, ये भेड़िए, ये नोच नोच के आपको खाएंगे। ये बात मेरी आज याद रखना, लिख लेना, नहीं तो आज इनके साथ खड़े हो जाओ। सभी देशभक्तों से मेरा निवेदन है कि इन पांडवों के साथ और इन पांडवों की सेना के साथ आप खड़े हो जाओ, और नहीं तो ये कुत्ते, ये भेड़िए आपको नोचेंगे। ये लिख लेना मेरी बात, ये निश्चित है। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आप बुद्धिजीवी लोग हैं, कृपया विचार करिए कि लोग किस तरह से इस देश में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, किस तरह से इस देश का विनाश के कगार पे पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मित्रों।